नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। दूसरे चरण का चुनाव बिहार में होना है 11 नवंबर को और झारखंड के घाटशिला में भी उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए तमाम प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंकी, उनके पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंकी। अब जनता कल तय करेगी कि वो किसे चुन रही है और 14 तारीख को घाटशिला उपचुनाव में कौन बाजी मारता है, इसके किसकी किस्मत का ताला खुलेगा वो जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुकाबला कितना जबरदस्त है, कौन आमने सामने है और किस तरह का मुकाबला है, इसे जानने के लिए हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, घाटशिला का उपचुनाव होना है, काफी ज्यादा इस एक सीट के लिए धुआंधार प्रचार हुआ है। जेएमएम ने भी पूरी ताकत झोंकी, बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी है। तमाम मंत्री जेएमएम कोटे से भी लगे रहे इस उपचुनाव को जीतने के लिए, तो वहीं जयराम महतो की पार्टी ने भी यहाँ पर दम दिखाया। अब जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल मुकाबला कैसा यहाँ पर नजर आ रहा है प्रत्याशियों के बीच में? जी आसिया, अगर हम घाटशिला उपचुनाव की बात करें तो घाटशिला उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि जब से जेएलकेएम के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं उसके बाद से यही माना जा रहा है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि जयराम महतो जो डुमरी से विधायक है, जेएलकेएम के सुप्रीमो हैं, उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि जो गलतियां पहले जेएलकेएम से हुई है, यानी कि 2024 में जो गलतियां जेएलकेएम से हुई है उसे दोहराया नहीं जाएगा। यहां पर एक बार विचार विमर्श किया गया, इसके साथ ही आइडेंटिफाई भी किया गया आसिया कि आखिर पिछले बार कौन सी कमी रह गई थी। जब हमने खुद जयराम महतो से बातचीत की तो उनका कहना है कि विकास के मुद्दे रहेंगे, साथ ही डिग्री कॉलेज या फिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो प्रत्याशी है जेएलकेएम के वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं और प्रचार प्रसार में भी आपने देखा होगा और सभा में भी जिस तरह से जयराम महतो ने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि वो सत्ता परिवर्तन तो कतई नहीं चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम जेएमएम के प्रत्याशी की बात करें आसिया, तो सोमेश सोरेन चुनावी मैदान में है, दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र है और ऐसे में इससे पहले यह माना जा रहा था कि जेएमएम की तरफ से उन्हें पहले मंत्री बनाया जाएगा, उसके बाद वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया है कि अभी फिलहाल सोमेश सोरेन अगर जीत कर आते हैं तो उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो देखिए, ये हम जरूर कह सकते हैं आसिया कि सभी राजनीतिक दल जो है वो पूरी ताकत इस उपचुनाव में झोंक चुका है और जेएमएम के जो प्रत्याशी है सोमेश सोरेन वो सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से कई योजना चलाई जा रही है जिससे लोगों को फायदा हो रहा है, जन जन तक ये योजना पहुंच रहा है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि मैया समान योजना से जो महिलाएं हैं उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। महिलाएं जो है वो कह सकते हैं कि अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है और सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि हर एक वर्ग जो है वो योजना का लाभ ले सके जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। साथ ही बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें आसिया, तो बीजेपी की तरफ से खुद पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में हैं। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी की तरफ से उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा गया था और एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से बाबूलाल सोरेन पर ही दाव खेला गया, यानी कि वही चुनावी मैदान में है। पिछली बार चंपई सोरेन खुद प्रचार प्रसार में इतने व्यस्त थे आसिया कि उन्होंने ये नहीं देखा था कि उनके बेटे किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इस बार खुद चंपई सोरेन प्रचार प्रसार के साथ साथ सभा को संबोधित कर रहे हैं। कई जगहों पर वो भावुक भी हो गए। उनका कहना है कि इससे पहले जो वो पार्टी में थे, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उन्होंने उस पार्टी को सींचा, उन्होंने उस पार्टी को खड़ा किया, लेकिन उन्हें उतना सम्मान उस पार्टी में नहीं मिला। और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला चला आसिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कई आरोप लगाए चंपई सोरेन के साथ साथ उनके बेटे पर। उनका यही कहना था कि ये लोग खाए पिए और मोटाए यहाँ पर और अब बीजेपी के खेत जोतने के लिए गए हैं। तो इसके बाद से हम कह सकते हैं आसिया की सियासी सरगर्मी तेज हो गई थी। हुए थे करिश्मा, इस बयान के बाद काफी भावुक हुए, उनकी आंखों से आंसू भी निकल गए। तो ये चुनाव के दौरान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अक्सर देखा जाता है। जी आसिया, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस तरीके का बयान जो है आज तक नहीं दिए थे। आपने देखा होगा कि जब चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामे थे उस वक्त भी हेमंत सोरेन ने यह कहा था कि अब वो बीजेपी के इशारों पर काम करेंगे, लेकिन इसके साथ ही चंपई सोरेन ने भी आज तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा हमला नहीं किया था। लेकिन इस चुनाव में हमने वो भी देखा आसिया, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो शब्द का प्रयोग किया उसके बाद चंपई सोरेन भावुक हुए और उनका कहना है कि वो बहुत आहत हुए हैं।
विश्वासघात उनके साथ किया गया। कई आरोप जो है वो चंपई सोरेन लगाए। उनका कहना था कि उनके बेटे को बैल बोला गया, ये कहीं से भी सही नहीं है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं आसिया कि जब भी चुनाव होते हैं तो इस तरीके के भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्यचकित यही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस तरह का जो बयान है वो दिया है। हालांकि देखिए आसिया, हम ये जरूर कह सकते हैं 11 तारीख को वोटिंग है और 14 तारीख को काउंटिंग है। तमाम जो प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे हैं, आखिर किसे जनता आशीर्वाद देगी ये वक्त बताएगा। लेकिन जो मुकाबला हम देख सकते हैं उपचुनाव में घाटशिला में काफी दिलचस्प बनता जा रहा है। सबके अलग अलग दावे, सबके अलग अलग वादे जो है वो जनता के समक्ष रखे गए हैं। 11 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएगा तमाम जो प्रत्याशियों का किस्मत है और उसके बाद 14 तारीख को जब काउंटिंग होगी आसिया तो चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर जनता जो है वो किसकी बात पर आई है। चूंकि आपने देखा कि सभी जो प्रत्याशी है चुनावी मैदान में वादे दावे कर रहे हैं, जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता जो है किसे आशीर्वाद देती है, आखिर जनता जो है किस पर विश्वास करती है और किसे घाटशिला का कमान सौंपती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन हम कह सकते हैं आसिया कि इस पूरे उपचुनाव में आपने देखा होगा जब प्रचार प्रसार हुआ, सभा को संबोधित किया गया, तो इसमें कई बातें जो है वो निकलकर सामने आई। चाहे हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हुआ और इसके साथ ही खुद जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो, उनका कहना था कि सरकार की क्या उपलब्धियां हैं वो तो जरूर यूपीए के तमाम जो घटक दल के नेता है वो जरूर गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए के जो घटक दल के नेता है वो सरकार की खामियां गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनका कहना था कि ना मुझे उपलब्धियां गिनानी है, ना मुझे खामियां गिनानी है, मुझे ये बताना है लोगों को कि सिस्टम में कैसे बदलाव होगा और कैसे जेएलकेएम आने वाले समय में काम करे। इसको लेकर वो जनता से मुलाकात किए हैं। जी चलिए, तो अब घाटशिला में जनता ये तय करेगी कि वो किसके नाम पर मुहर लगा रही है, किसी किस्मत को ईवीएम में कैद कर रही है और इसके बाद 14 तारीख को इस सीट के नतीजे सामने आएंगे।